पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपकी किताब बड़ी पुरानी किताब है, समाज प्रकाशन ने इसको छापा है और 300 रुपए इस किताब के दाम हैं। लेकिन आपने जो काम किया मुझे लगता है वो इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। नेहरू को लेकर जो मिथक है उनकी सच्चाइयों पर तो ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका न बांधते हुए, क्या ये सच है जो आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते हैं कि दरअसल पंडित नेहरू इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे? दरअसल सरदार पार्टी तो सरदार पटेल को चाहती थी, लेकिन नेहरू खुद बन गए प्रधानमंत्री। क्या सच्चाई इसमें? सच्चाई तो यह है कि देश की जनता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सब लोग चाहते थे कि नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब कहानियां गढ़ना तो आपने जैसा बताया, इनकी बड़ी भारी एक होशियारी है। तो ये सारा मामला ये है कि मैं साफ कहूं कि 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से इस तरह से इस्तीफा दिया और उन्होंने सक्रिय बने, राजनीतिक उसके जो मेंबरशिप से उन्होंने अलग हो गए, उसके सरपरस्त बने रहे। उस समय भी उन्होंने पार्टी की कमान, माने पार्टी का संगठन, वो सरदार पटेल को एक तरह से सौंपा और पार्टी का फेस और देश की जनता के सामने जो चेहरा वो पंडित नेहरू को रखा है। 1934 की बात है। उसके बाद 1937 में जो चुनाव हुआ केंद्रीय प्रांतीय असेंबलियों का, उस समय जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे और उस समय भी नेहरू और पटेल की जोड़ी थी। कौन प्रत्याशी कहां से खड़ा होगा, कितना पैसा खर्च होगा, क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, कैसे गठबंधन कहीं करना हो तो कैसे करना होगा, इन सब कामों पर सुप्रीम अथॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में घूम के रैलियां कैसे होनी है, सभाएं कैसे होनी है, जनता को जोड़ना कैसा है, ये काम पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वही पार्टी के फेस थे और एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री उस समय मिली थी। और 37 में भी नेहरू, महात्मा गांधी ने घोषित कर दिया था कि नेहरू हमारे उत्तराधिकारी। फिर आप 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखिए। पीयूष जी, जरा ये इस किस्से को थोड़ा बयान करिए कि गांधी ने 1937 में क्यों नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था बाकी और लोगों के लिए जो उनके उत्तराधिकारी हो सकते थे? ये मैं कोट कर रहा हूं राजमोहन गांधी जी की किताब पटेल लाइफ से, जो किताब इसलिए लिखी गई कि पटेल के बारे में भ्रांतियां दूर। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे मरने के बाद जवाहर मेरी भाषा बोलेगा और मेरा उत्तराधिकारी न राजेंद्र प्रसाद होंगे, न राजाजी होंगे, न सरदार पटेल होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, नेहरू होगा। और ये कहने की बात ये लगता है कि ऐसा क्यों, उसकी वजह ये थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि सरदार पटेल को महात्मा गांधी का यसमैन कहा जाता था। अब आज के समय में शब्द खराब हो गए, लेकिन सरदार पटेल बड़े सम्मान से कहते थे हाँ मैं गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाने वाला हूं, और महात्मा गांधी भी कहते थे। बाकी भी उस जो कांग्रेसी कार्यकारिणी थी वो सब के सब गांधी जी के सिपाही थे। और दूसरी बात ये थी कि वो सब लगभग समवयस्क थे गांधी जी के। गांधी जी की और पटेल की उम्र में शायद 5 या 7 साल का अंतर है, जबकि नेहरू जी गांधी जी से कम 20 साल से अधिक छोटे थे, माने नेक्स्ट जनरेशन थे। नेहरू के पास अपना एक विजन था कि मैं भारत को इस दिशा में ले जाना चाहता हूं। खेती के बारे में उनके पास मॉडल था, पूंजीवाद के बारे में मॉडल था, जमींदारी खत्म करनी है इसको लेके मॉडल था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। तो वो अपना एक मॉडल सामने रखते थे। बाकी लोगों में आप गौर से देख लीजिए, किसी ने कोई मॉडल अलग से नहीं रखा। तो सब लोग थे गांधी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। गांधी जी से सबसे ज्यादा बहस नेहरू ही करते थे और सरदार पटेल का ये कहना रहता था, मैंने पढ़ा अभी, कि जब अंत में हमें गांधी जी की बात ही माननी है तो बहस क्यों करनी। तो जैसे एक घर में बड़ा भाई होता है, पिता होता है, उसके साथ चाचा होते हैं, भाई होते हैं सब, लेकिन जब नई जनरेशन को सौंपना होता तो बेटे को गद्दी सौंपी जाती है। तो इसलिए वो विजन जो एक नेहरू के पास था उसे सरदार पटेल भी मानते थे और मौलाना भी मानते थे, राजेंद्र प्रसाद भी मानते, सब मानते थे। तो इसलिए वो एक अलग विजन बनेगा और बड़ी लंबी बहसें गांधी ने कहा कि अपना विजन स्पष्ट करो। 1945 में तो गांधी जी ने पत्र लिख के कहा कि मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चल रहा है कि देश के विकास को लेकर हम में और तुम में कुछ अलग अलग विचारों का अंतर है, तो मैं चाहता हूं कि देश ये जाने कि मेरा उत्तराधिकारी और मुझ में विचारों का क्या फर्क है और हम में क्या कॉमन है। तो उत्तराधिकारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूं जो 46 में आता है। ये सारा सवाल आरएसएस बीजेपी ने गढ़ा है कि 1946 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, तो उस चुनाव में 7
जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना जाए, प्रधानमंत्री नहीं, अध्यक्ष चुना जाए। और कुछ ने अन्य लोगों के लिए भेजा था, नेहरू जी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक, अब यहां से सारी कहानी शुरू होती है। हम उसके आगे जाने से पहले यहां रुकते हैं कि जब 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तब उनके लिए भी ज्यादा रिकमेंडेशंस नहीं आई थी। रिकमेंडेशंस आई थी महात्मा गांधी के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि यह समय उपयुक्त है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए। इसी तरह 1929 में नेहरू जी के लिए भी नहीं आई थी। तब गांधी जी ने कहा कि यह समय उपयुक्त है कि नेहरू अध्यक्ष बने। 1938 में पूरी कांग्रेस की एआईसीसी के जो मेंबर्स थे, मैंने कार्यकारिणी थी, वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थी। आप गांधी वाङ्मय में वो पत्र पढ़ सकते हैं जो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हैं, लेकिन इस समय सुभाष के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे। और सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में थे, वहां गांधी जी ने पत्र भेजा और कहा आप आइए। तो मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की तो एक प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन सामान्य परंपरा ये थी कि देश काल परिस्थिति को देख के महात्मा गांधी जिसे कह देंगे उसको सब लोग मान लेंगे। ये पटेल के मामले में हुआ, नेहरू के मामले में हुआ, सुभाष के मामले में हुआ, मौलाना के मामले में हुआ, राजेंद्र प्रसाद के मामले में हुआ, सबके मामले में हुआ। तो 46 में जब ये रिकमेंडेशंस भेजे गए, लेकिन इन दूसरा जो संविधान कोई पढ़ेगा कांग्रेस का, पीसीसी रिकमेंडेशंस का कोई मतलब नहीं होता है अध्यक्ष के चुनाव में। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जब खड़गे साहब और शशि थरूर के बीच चुनाव हुआ था, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पूरा बड़ा आयोजन, कमलनाथ जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, बड़ा आयोजन हुआ और सबने आम राय से ये कहा कि हम सोनिया जी को ये अधिकार देते हैं कि वो जिसे अध्यक्ष समझे उसे चुने। ज्यादातर पीसीसी ने ऐसे ही भेजा था। लेकिन जब 2 प्रत्याशी आ गए तो चुनाव हुआ। तो उस समय जो पर्चा भरा था अध्यक्ष के लिए वो सरदार पटेल ने भरा था। और दूसरा उन्होंने, मैं नाम भूल रहा हूं, अभी मिस कर रहा हूं, दो नेताओं ने, कृपलानी जी ने, सॉरी, पटेल साहब ने और कृपलानी जी ने। नेहरू जी ने तो पर्चा भी नहीं भरा था, लेकिन एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, उसमें गांधी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय में नेहरू को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो सरदार पटेल, कृपलानी ने पहले अपना पर्चा वापस लिया, तुरंत सरदार पटेल ने अपना पर्चा वापस ले लिया। उसी समय उन्हीं लोगों ने नेहरू जी का पर्चा भरा हुआ रखा था, उन लोगों ने खुद भर के वो पर्चा भर दिया, आम सहमति बन गई और नेहरू जी अध्यक्ष चुन लिए गए। अब इस पे मैं आता हूं दूसरी बात पे कि मान लीजिए नेहरू जी अध्यक्ष नहीं चुने जाते तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बनते? भाई, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सुप्रीम लीडर थे। मुस्लिम लीग के पास जो पत्र गया वो जिन्ना के नाम से गया, लेकिन जिन्ना नहीं बने उस मंत्रिमंडल में आए, उन्होंने लियाकत अली को भेजा। तो ये तो अंत में पार्टी को तय करना था कि हमारी ओर से रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए या वित्त मंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए कौन करेगा। तो अगर सरदार पटेल अध्यक्ष बनते भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था कि गांधी नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। और मैं यहां कोट कर दूं, ये ना लगे कि मनगढ़ंत कोई बात कर रहा हूं। डीपी मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े स्टालवार्ट नेता थे और उनके पुत्र ब्रजेश मिश्र मोदी जी के भी काफी करीबी रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने पीसीसी से रिकमेंडेशन अध्यक्ष बनाने के लिए इसलिए भेजी थी कि उम्र के इस पड़ाव पर सरदार पटेल का एक सम्मान हो जाए। हमें ये साफ बात स्पष्ट थी कि प्रधानमंत्री पद बनने की बारी आएगी तो वो तो नेहरू जी को ही बनना है, गांधी जी पहले कह चुके हैं। और बाद में इंदौर के एक भाषण में सरदार पटेल ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि जब महात्मा गांधी ने नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी चुना है, हमारा नेता बनाया है, तो वही हमारे सर्वमान्य नेता है, हमें इसमें कोई बहस नहीं। तो भाजपा, ना तो आरएसएस में कोई चुनाव होता है सरसंघ चालक का और ना बीजेपी में कोई चुनाव होता है अपने अध्यक्ष का। तो इन्हें इतनी लोकतंत्र की फिक्र है और 80 साल पुराने चुनाव के लिए इनके पेट में दर्द होता है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो इनके यहाँ तो नियुक्त होता है, चयन होता कहाँ है जी। तो इनकी मंशा भी खराब है और तथ्य भी झूठे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.